Hello guys, welcome back to another audiobook of Class 12 Biology, chapter number 9, Strategies for Enhancement in Food Production। तो यार बहुत टाइम के बाद मैं ऑडियो बुक लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अपने कुछ बहुत ज़्यादा यूट्यूब को और इंस्टाग्राम के अकाउंट को लेकर काम निकल गए थे और भी रिसेंट में मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट भी हो गया था, तो उसको रिकवरी के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। तो अब जो है तो मैंने आज नया वीडियो डालने के लिए ट्राई किया, तो उसमें स्टोरेज फुल लिखा था, तो उसको भी खाली करने में टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू वीडियो आ जाएगी 12th और 11th के ऑडियो बुक्स की। वैसे भी हमारे ऑडियो बुक्स की जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी बन चुकी है, क्लास 11th ऑडियो बुक एंड क्लास 12th ऑडियो बुक्स के नाम से, ठीक है, जिसमें हम मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है। और ये एज अ पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर की अगर बात करें तो ये बहुत ही ईजी पीजी चैप्टर है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एनिमल्स की ब्रीडिंग, प्लांट के क्रॉप्स की कल्टीवेशन के बारे में ही बात कर रही हैं। विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी। अब बढ़ती जनसंख्या की को देखते हुए फूड प्रोडक्शन का जो एनहांसमेंट है वो मेजर नेसेसिटी है, यानी कि फूड जो है बढ़ती पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा चाहिए। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव मेजर रोल इन आवर एफर्ट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन के आधार पे एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग का मेजर रोल अदा करवाते हैं इस फूड प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट के लिए। और कई न्यू टेक्निक्स जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक को हम क्या कहते हैं, फूड प्रोडक्शन के एनहांसमेंट में यूज़ करते हैं। Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture technique are going to play pivotal role in further enhancing food production. 9.1 Animal husbandry. Animal husbandry is the agricultural practice of breeding and raising livestock. Animal husbandry वो practice है जिसमें हम agricultural practice में ब्रीडिंग कराते हैं और साथ ही साथ रेजिंग लाइवस्टॉक यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाते हैं। एज सच इट इज़ अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इज मच साइंस एज इट इज़ आर्ट। एनिमल हस्बेंड्री डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइवस्टॉक लाइक बफेलो, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन। ऑब्वियस सी बात है, अब तुम जाके सीधे हाथी को तो पालने लगोगे नहीं, क्योंकि ये एक इलॉजिकल बात है और ना ही हमें उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है। तुम घोड़ा, बकरी, गधा, है ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इन्हीं को पालोगे, क्योंकि हमें इससे हमारे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। और इसको अगर हम बढ़ा के देखें एक वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी इंक्लूडेड है। फिशरी जो है उसके अंदर रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग आता है फिश का, जैसे मोलस्क, crustaceans, etc. Since immemorial, animals like bee, silkworm, prawn, crab, fish, bird, pig, cattle, sheep, and camel have been used by humans for products like milk, egg, meat, wool, silk, honey, etc. और कई टाइम से हम इन एनिमल्स से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिल्क, एग, मीट, वुल, सिल्क, हनी, इनका यूज़ करते आ रहे हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70%, यानी कि अभी तक जो एस्टिमेशन निकाला गया है उसमें देखा गया कि 70% से ज़्यादा वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक इंडिया और चाइना मिलकर कंट्रोल करते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। हाउएवर, इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट contribution to the world farm produce is only 25%, that the productivity per unit is very low. Hence, in addition to the conventional practice of animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity. ठीक है, अब बात करते हैं 9.1.1 मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स की। अब एक सीधी सी बात सोचो, तुम अगर कोई फार्म हाउस है उसमें तुमने मान लो गाय भैंसे पाल रखी हैं, तो उनके लिए क्या क्या केयर जो है तुम क्या क्या स्टेप्स लोगे उनकी केयर टेकिंग के लिए। पहला, उनके रहने के लिए जगह। दूसरा,
उनकी क्लीनलीनेस का ध्यान। तीसरा, उनको डिजीज़ फ्री रखना। चौथा, उनसे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन करवाना। पांचवा, जो वो कैटल है उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे केयर टेकर्स को रखना। छठवा, तुम ये देखो कि केयर टेकर्स खुद अच्छे से रहें, साफ़ सुथरे, ताकि कैटल को कोई डिजीज़ ना हो। सातवां, कैटल के लिए एक रेगुलर वेटनरी जो है अपॉइंट करोगे, जो महीने में एक बार आके चेक करेगा ताकि कोई डिजीज़ ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ों के, बेसिक चीज़ों के जो है रिक्वायरमेंट्स के आधार पे तुम अपना कोई भी जो है डेयरी फार्म वगैरह या पोल्ट्री फार्म, फिशरी जो भी है खोल सकते हो। ठीक है, वैसे तुम्हें डेयरी फार्म ज़्यादा पसंद है या पोल्ट्री फार्म, मुझे कमेंट करके बताना। A professional approach to what have been traditional practice of farm management give to the much needed boost to our food production. Let us discuss some of the management procedures employed in various animal farm system. Dairy farm management. Dairying is the management of animal for milk and its product for human consumption. Dairy farming management पे हम एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। और इसमें हम ऐसे प्रोसेसेस के साथ डील करते हैं जो कि इम्प्रूव करने में और क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं मिल्क की। मिल्क यील्ड इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द मिल्क। और मिल्क की जो ब्रीड है, मतलब मिल्क की जो क्वालिटी है, वो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का मतलब, अब देखो सीधी सारी बात है, ध्यान से समझना। तुम्हारे पास 2 कुत्ते हैं पालतू, एक है पोमेरियन और एक है डॉबरमैन। और डॉबरमैन का नाम नहीं सुना है तो जर्मन शेफर्ड ले लो। चलो, एक है पोमेरियन, एक है जर्मन शेफर्ड। अब तुम्हें अपनी घर की रखवाली के लिए एक बंदा, मतलब एक डॉगी घर के बाहर डॉग शेल्टर में रखना पड़ता है, एक घर के अंदर। तो अब एक कॉमन लॉजिक लगाओ, तुम पोमेरियन को क्या घर के बाहर रखोगे? खुद सोचो ज़रा। रात को चोर आया, पोमेरियन सो रहा है, उसने चोर को तो देख लिया, अब वो बेचारा औ औ औ भौंकता रह जाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। अगर तुमने जर्मन शेफर्ड को रखा है तो भौंकेगा बाद में, पहले चोर को पकड़ के पीट डालेगा। तो तुम्हारी खुद की कॉमन सेंस है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है या जो प्रोटेक्शन के मामले में ज़्यादा टफ है उसे यूज़ किया जाए। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं हमारी मिल्क की प्रोडक्टिविटी फार्म मैनेजमेंट में ज़्यादा हो तो हमें क्या करना होगा? बेस्ट ब्रीड को चुनना पड़ेगा। एक ऐसी ब्रीड जिसमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी हो मिल्क की। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि उसकी आने वाली जनरेशन्स भी ऐसी ही रहें तो उस फीमेल काऊ के साथ जिस मेल एलाइट बुल की तुम मेटिंग कराओगे, उस मेल एलाइट बुल को भी फिट, टफ और कैसा रहना पड़ेगा? मतलब एक गुड क्वालिटी का ब्रीड रहना पड़ेगा। जैसे होल्स्टीन है और एक और कोई सी गाय है जिनको क्रॉस करा के हमें एक नई काऊ मिली थी, जर्सी, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है, इसकी मिल्क की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, तो इसको नॉर्मल काऊ की मिल्क के साथ मिक्स करके फिर सेल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Selection of good breed having high yielding potential combined with the resistance to disease is very important. For the yield potential to be realized, that cattle have to be well looked after, they have to be house well, should have adequate water and be maintained disease free. Feeding of cattle should be carried out in a scientific manner with special emphasis on the quality and quantity of fooder. अब तुम बोलोगे रुको, एक बार फिर से पिछली वाली लाइन पढ़ना। फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। मतलब देखो, साइंटिफिक मैनर में कहने का ये मतलब नहीं कि तुम उसके खाने में HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, अमीनो और ये सब जो है अमोनिया वगैरह मिला के उसको खिलाओगे ना। साइंटिफिक फीडिंग का मतलब है, या साइंटिफिक मैनर में उसको फीड कराने का मतलब है कि जितना वेट है और जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खिलाएं। अब देखो भाई, एक सीधी सी तुम लोग एक सिनेरियो इमेजिन करो। तुम किसी शादी पार्टी में गए हो, ठीक है, तुम किसी शादी पार्टी में गए हो और वहाँ पे
हर वैरायटी का खाना है जो तुमको चाहिए, ठीक है। अब तुमने पनीर भी खा लिया, तुमने डोसा भी खा लिया, तुमने इडली भी खा ली, तुम्हारा पेट भर गया, लेकिन फिर भी तुम्हें मन कर रहा है कि यार गुलाब जामुन भी खा लूँ, आइसक्रीम भी खा लूँ, कोल्ड ड्रिंक छूट गई वो भी खा ली, चाट भी खा ली। यानी कि जब तुम्हारा पेट ऑलरेडी भर गया था, उसके अलावा तुमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड को इंटेक कर लिया, जो कि तुम्हारे बॉडी में जाके क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड रह गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। यानी कि जितना बॉडी को फूड चाहिए था उतना देने की जगह तुमने एक्सेसिव क्वांटिटी में दे दिया, या इसका उल्टा कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोग डाइटिंग पे थे, 4 दिन से कुछ खाया नहीं था, एक ककड़ी पे जी रहे थे, एक दिन जाके बहुत सारा खा लिया, तो उसमें भी तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो गई। यानी कि बॉडी के क्वांटिटी या बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर तुम कुछ इंटेक नहीं करते, तब वो कहलाएगा कि तुम साइंटिफिक मैनर में जो है तो अपना डाइट कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। और वैसे भी काओ बफेलोस के केस में तो ऐसा रहता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि उनका पहले वेट चेक करते हैं, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, और उनके वेट के हिसाब से उनको खाना देते हैं, खर वगैरह जो रहती है वो सब। तुम में से कितनों के यहाँ गाय भैंस पली हुई है, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज, द कैटल शुड बी लुक्ड well after, house have to be housed well, should have adequate water and be maintained disease free। और डिजीज भी रखना पड़ेगा ताकि कोई बीमारी ना हो और उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ मिल्क या प्रोडक्ट के ऊपर असर ना पड़े। फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी इन अ साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। मतलब अब देखो, तुम भले ही अच्छा खाना खा रहे हो लेकिन बासी खा रहे हो तो क्या मतलब अब तुम रोज़ सुबह उठ के पहले सैलेड खाते हो, फिर जूस पीते हो, फिर कुछ दोपहर में जो है सब्जी रोटी दाल चावल खा लेते हो। अब अगर तुम रात का बचा हुआ सैलेड खा रहे हो, 2 दिन पड़ी हुई सब्जी खा रहे हो फ्रिज की, तो तुम खा तो सही चीज़ रहे हो लेकिन गलत टाइप की खा रहे हो। यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, क्वांटिटी तो अच्छी है। समझो बात को। यानी कि क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। Besides cleanliness and hygiene, both of the cattle and the handler are of paramount importance while milking, storage and transport of milk and its product. Nowadays, of course, much of these processes have become mechanized, which reduce chance of direct contact of the produce with the handler. Ensuring these strict measures would, of course, require regular inspection with proper record keeping. It would also help to identify and rectify problem as early as possible. Regular visit by a veterinary doctor would be mandatory. ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, एक डॉक्टर को अपने फार्म हाउस पे मेंटेन करने के लिए कि वो आके रेगुलर चेकअप्स कर रहे कैटल्स का, और तुम्हें एक रिपोर्ट देता रहे हर महीने, ताकि तुम पहले से ही अलर्ट हो जाओ कि अगर कोई डिजीज़ है तो उसे वहीं ख़त्म कर दो। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। Poultry is the class of domesticated fowl used for food or for their eggs. They typically include chicken and duck and sometimes turkey and geese. Word poultry is often used to refer the meat of only these birds, but in a more general sense it may refer to the meat of other birds too. As in dairy farming, selection of disease-free and suitable breed, proper and safe farm condition, proper feed and water and hygiene and health care are important component of poultry farm management. ठीक है। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, अब देखो पोल्ट्री फार्म में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो फेदर्स होते हैं, जो पीट होती है, यानी कि जो क्या कहते हैं एक्सक्रीटा होता है, बर्ड एक्सक्रीटा, ठीक है, उनके जो एग्स होते हैं, उन पे लगी हुई जो मिट्टी वगैरह होती है, उन सब से तुमको बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करनी पड़ती है। देखो सबसे ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान है जो है गाय भैंस पालना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल है मुर्गा मुर्गी पालना, क्योंकि इनसे कौन सी कब डिजीज़ हो जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो अपन ज़्यादातर बर्ड्स को खुला छोड़ देते हैं। अब गायों का तो ऐसा है जाके सिर्फ घास फूस ही खाएगी।
अब मुर्गियों का तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ दाना ही चुगेगी, हो सकता है कोई कीड़ा खा ले। अब भगवान जाने कहाँ का कीड़ा खा लिया, मिट्टी का खाया कि किसी डंग यार्ड का खाया कि किसी गार्बेज का उठा के खा लिया, तो डिजीज़ तो उनको होगी, इस बात की तो श्योरिटी है। लेकिन उनसे उनके प्रोडक्ट में या उनसे ह्यूमंस में ना ट्रांसफ़र हो जाए, इसकी ज़्यादा टेंशन रहती है। जैसे बर्ड फ्लू तुमने देखा होगा, ठीक है, 2015 का केस था, कितने सारे बर्ड्स जो है मर गए थे। ऐसे छतों पे ऐसे चिड़िया ही चिड़िया मरी हुई मिली थी, ठीक है। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि उनमें इन्फेक्शन फैल गया था, ठीक है। As in dairy farming, selection of disease-free and suitable breed, proper and safe farm condition, proper feed and water hygiene and healthcare are important component of poultry farm management also। और जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए भी इंक्लूड होते हैं। और बल्कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो होते हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, वहाँ पे तो जो केयर टेकर्स हैं उनको एक प्रॉपर सूट पहनाया जाता है, यानी कि हैंड ग्लव्स, मास्क, एक प्लास्टिक की कैप और एक ड्रेस, शूज़, ग्लव्स, सॉक्स और सैनिटाइज करके फिर हैंड्स और चिकन्स के पास जाने दिया जाता है। एनिमल ब्रीडिंग की बात करते हैं 9.1.2। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल की ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। एनिमल ब्रीडिंग एम एट द इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग डिजायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोड्यूस। और एनिमल ब्रीडिंग एम करती है यील्ड का, एनिमल की यील्ड को इंक्रीज़ करने में और इम्प्रूव करने में कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को, ताकि प्रोड्यूस बढ़ सके। What do we understand by the term breed? Group of animals related by descent and similar in the most character like general appearance, feature, size, configuration, etc. are said to belong to a breed। अब देखो, तुम किसी हाथी को ये नहीं बोलोगे कि वो घोड़े की ब्रीड का है ना, भले ही उसके पास 4 पैर है, एक पूँछ है, लेकिन वो घोड़े की ब्रीड का नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम कहो घोड़ा और खच्चर दोनों एक ही ब्रीड के जैसे दिखते हैं तो ये बात फिर भी मानी जा सकती है। या एक जर्मन शेफर्ड है और एक कौन सा ले लो, जर्मन शेफर्ड के अलावा बुलडॉग है, तो दोनों डॉग ही, लेकिन दोनों की ब्रीड अलग है। एक जर्मन शेफर्ड है और एक बुलडॉग है, स्पीशीज सेम है डॉग, लेकिन ब्रीड अलग है। When breeding is between animal of same breed, it is called inbreeding। जब ब्रीडिंग सेम एनिमल के बीच में हो तो उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। यानी कि जब 2 जर्मन शेफर्ड्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है या 2 जर्सी का उसके बीच में ब्रीडिंग हो रही है मेल फीमेल, या फिर 2 लेगहॉर्न्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है मेल फीमेल, तो उसे इनब्रीडिंग कहेंगे। वाइल क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग। लेकिन 2 अलग ब्रीड की अगर मेटिंग हो रही है तो उसे आउट ब्रीडिंग कहेंगे। ब्रीड की, स्पीशीज़ नहीं, ब्रीड की, मतलब स्पीशीज़ डॉगी है, लेकिन जर्मन शेफर्ड को इस बार बजाय फीमेल जर्मन शेफर्ड के फीमेल पग या डोबरमैन या किसी को भी ले लो उसके साथ ब्रीड करा दिया, अलावा जर्मन शेफर्ड के, फीमेल जर्मन शेफर्ड के, तो उसे आउट ब्रीडिंग कहेंगे। समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट, इनब्रीडिंग। Inbreeding refers to the mating of more closely related individual within the same breed for 4 to 6 generation। ध्यान से समझो, इस टाइप की ब्रीडिंग जिसमें मेटिंग हो रही हो एक से ज़्यादा क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल की 4 से 6 जनरेशन तक, समझ रहे हो? जैसे जो इनब्रीडिंग है वो ज़्यादातर होती है काउस के बीच में, ताकि जो एक हाई अमाउंट ऑफ एलाइट बुल हो, अमाउंट क्या बोल रहा हूँ मैं, जो एलाइट बुल होता है उसकी एक मोर लैक्टेशन पर पीरियड देने वाली काउ के साथ ब्रीडिंग कराते हैं। द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी जस्ट फॉलो सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर। Progeny obtained from such mating are evaluated and superior male and female among them are identified for further mating. Superior female in the case of cattle is the cow or buffalo that produce more milk per lactation. On the other hand, superior male is the bull which give rise to superior progeny
एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अदर मेल। समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ते हैं। Try to recollect homozygous pure line developed by Mendel as discussed in the chapter 5. Similar strategy is used for developing pure line in cattle as was used in case of P. Inbreeding increases homozygosity. Thus, inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line in any animal. Inbreeding exposes harmful residues of genes that are eliminated by selection. It also helps in accumulation of superior gene and elimination of less desirable gene. Therefore, this approach where there is selection at each step increases the productivity of inbreed population. However, continued inbreeding, especially close inbreeding, usually reduce fertility and even productivity. This is called inbreeding depression. देखो, अब अगर तुम एक ही ब्रीड में, जैसे तुमने एक जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, जैसे तुमने एक मेल काऊ को मेल बुल को फीमेल काऊ के साथ मीट कराया, ठीक है। या उसके अलावा एग्जांपल है डॉग्स का, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 2 डॉग्स थे, दोनों जर्मन शेफर्ड थे, एक मेल एक फीमेल, दोनों को तुमने क्रॉस करा दिया, ठीक है, मेटिंग करा दी। फर्स्ट जनरेशन आई फीमेल डॉग, फीमेल जर्मन शेफर्ड। अब बजाय किसी और ब्रीड के या किसी और तरीके के जर्मन शेफर्ड से मीटिंग कराने की जगह तुमने उसी के जैसे दिखने वाले, उसी फैमिली के किसी क्लोज रिलेटिव जर्मन शेफर्ड, मेल जर्मन शेफर्ड की फीमेल जर्मन शेफर्ड के साथ क्रॉस करा दिया, तो फिर उसी टाइप का जनरेशन आया। यानी कि एक ऐसा जनरेशन जिसके करैक्टर प्रीवियस जनरेशन के पेरेंटल जनरेशन से सिमिलर थे, ठीक है, क्योंकि पेरेंटल जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर सिमिलर थे और फर्स्ट जनरेशन के सेकंड जनरेशन के साथ कैरेक्टर सिमिलर थे। यानी कि सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर्स भी पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर्स के साथ सिमिलर होंगे। समझ में आ रही है बात? जिसकी वजह से एक प्योर लाइन डेवलप हो जाती है। यानी कि अब वो एक ही एक टाइप के ट्रेट को शो करेगा। मान लो अगर उस डॉग में एक ऐसा ट्रेट था कि उसमें उनकी जो टेल है उसका कलर ब्लैक ही होता है, तो इन ब्रीडिंग कराने से वो हर जनरेशन में ब्लैक ही दिखेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो ब्लैक ना दिखे तो तुम्हें बजाय इन ब्रीडिंग के एक बार आउट क्रॉसिंग करानी पड़ेगी। आउट क्रॉसिंग मतलब उसी ब्रीड के अलग मेल के साथ उसका क्रॉस करा दो। इस बार क्या करो, मेल को अलग कर दो और उसकी जगह कोई दूसरे टाइप का एलाइट मेल ले आओ, ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, यूजुअली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी. दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. Whenever this become a problem, selected animal of breeding population should be mated with unrelated superior male of same breed. This usually help restore fertility and yield. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आउटब्रीडिंग. Breeding of unrelated animal which may be between individual of same breed but having no common ancestor for 4 to 6 generation or between different breed or different species is called outbreeding. Outcrossing. This is the practice of mating of animal within the same breed but having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation. It is the best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef cattle and etc. Single outcross often help to overcome inbreeding depression. जैसे कि मैंने बताया था. Cross breeding. In this method, superior male of one breed are mated with the superior female of another breed. यानी कि होल्स्टीन की किसके साथ, अपने यहाँ की कौन सी गाय थी उसके साथ क्रॉस कराया था जिससे अपने को जर्सी मिली. Progeny hybrid animal themselves be used for commercial production. Hybrid animal may themselves be used for commercial production. Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breed that may be superior to the existing breed. Many new animal breed have been developed by this approach. Hillsdale is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing
बीकानेरी ईव एंड मेरिनो रैम्स। और मतलब क्रॉस ब्रीडिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है हिरसाडेल। हिरसाडेल एक शीप है जिसको बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम्स के क्रॉस से डेवलप किया गया था पंजाब में। उसके अलावा होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक फीमेल हॉर्स को मेल डोंकी के साथ क्रॉस कराया जाए तो मैंने कहा खच्चर बनता है, ठीक है, यानी कि म्यूल। तो इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इस मेथड में मेल और फीमेल एनिमल जो कि दो अलग स्पीशी के हैं उनको आपस में मिलाया जाता है। In this method, male and female animal of two different related species are mated. In some cases, progeny may combine desirable feature of both the parent and may be of considerable economic value. Example: the mule. Controlled breeding experiments are carried out using artificial insemination. Semen is collected from the male that is chosen as a parent and injected into the reproductive tract of selected female by the breeder. देखो, अब कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको एक बार में बहुत सारे जो है तो क्या चाहिए, काऊ की जो है पॉपुलेशन चाहिए एक पर्टिकुलर ब्रीड से, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। मान लो एक डेयरी फार्म मैनेजमेंट का ओनर है, अब उसके यहाँ एक ही सुपीरियर मेल है, एक ही सुपीरियर फीमेल है। अब वो चाहता है, और बाकी की जितनी भी फीमेल काउज हैं वो सुपीरियर नहीं है नेचर में एज़ कम्पेयर टू द सुपीरियर फीमेल हु हैज़ बीन चूजन। अब वो चाहता है कि जो आने वाली जनरेशन हो सुपीरियर मेल और फीमेल की, वो बजाय एक पर्टिकुलर बेबी के आने के एक से ज़्यादा आ जाए, यानी कि जब तक उनके बीच में ब्रीडिंग होगी तो मैक्स टू मैक्स एक ही बेबी कंज्यूम करेंगे वो, लेकिन वो चाहता है बजाय एक के एक से ज़्यादा बेबीज़ कंज्यूम कर पाए, लेकिन ब्रीड जो है वो चेंज ना हो, क्वालिटी जो है वो चेंज ना हो, जो क्वांटिटी है उसके प्रोडक्ट की वो चेंज ना हो। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेगा, यानी कि जो सुपीरियर मेल है उसके तबेले का, उसके स्पर्म को उसके तबेले की जो सुपीरियर फीमेल काऊ होगी उसके ओवम के साथ क्रॉस कराएगा। क्रॉस कराने के बाद ये मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, यानी कि फीमेल से 1 to 8 एग्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको मेल के सीवम के साथ जो है क्रॉस कराएगा, फिर इससे जो 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होंगे एक बार में, उसको जब वो 8 to 32 सेल स्टेज में पहुंच जाएंगे, यानी मॉड्यूलर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, उसे बाकी की जो नॉर्मल काउज है उनके यूट्रस को सैरोगेट मदर की तरह यूज़ करके उसमें इम्प्लांट कर देगा, और एक बार में जहाँ एक ही जो है बेबी आ रहा था सुपीरियर मेल और फीमेल का, उसकी जगह 8 से 10 जो है बछड़े आएंगे, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया, मेटिंग तो सुपीरियर मेल और फीमेल की ही कराई, लेकिन एक से ज़्यादा स्पर्म और ओवम की करा के जो अनसुपीरियर फीमेल काउज है उनके यूट्रस को यूज़ करके सरोगेसी कॉन्सेप्ट को लगा के उसने एक की जगह 8 से 10 काऊ बेबीज़ को क्या किया, अचीव किया, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जेनेटिक, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. Semen is collected from the male that is chosen as parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder. Semen may be used immediately or can be frozen and used at later date. It can also be transported in a frozen form to where the female is housed. In this way, desirable mating are carried. Artificial insemination helps us overcome several problems of normal mating. Often the success rate of crossing mature male and female animals is fairly low, even though artificial insemination is carried out. To improve chance of successful production of hybrid, other means are also used. Multiple evolution embryo transfer technology (MOLT) is one such program for herd improvement. In this method, cows administered
hormone with FSH-like activity to induce follicular maturation and superovulation. Instead of one egg, which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 eggs. The animal is either mated with an allied bull or artificially inseminated. The fertilized egg at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically and transferred into the surrogate mother. Genetic mother is available for another round of superior ovulation. This technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbit, buffalo, mares. ठीक है, मेयर समझते हो? मेयर यानी कि जो लामा टाइप के रहते हैं ना, भेड़ और लामा के बीच का देखा हो तो. High milk yielding breed of female and higher quality meat yielding bulls have been breed हो गए सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम. ठीक है, क्लियर. अब बात करते हैं बी कीपिंग की. बी कीपिंग और एपीकल्चर. अब बी कीपिंग के बारे में क्या जानते हो? ऐड में तो देखा ही होगा. क्या करते हैं? एक डब्बा लेते हैं लकड़ी का, उसके अंदर मधुमक्खियों को पालते हैं. एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे फूल पत्तियाँ पाए जाते हो, खुले मैदानों में. ठीक है, और उनकी हेल्प से हनी का प्रोडक्शन करते हैं, वैक्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो बी वैक्स होती है. कई टाइप के इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ होने वाले कॉस्मेटिक्स का यूज़ होता है हनी बीज की हेल्प से. ठीक है, यानी कि इनके भी अपने अपने डिफरेंट फ़ायदे हैं. अब बी कीपिंग पढ़ लेते हैं. बी कीपिंग के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? जनरल जो एक बी कीपर को पता होनी चाहिए. सबसे पहला मधुमक्खियों का नेचर पता होना चाहिए एक बी कीपर को. क्यों? बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. जंगल बुक मूवी देखिए. ठीक है, अभी जो रिसेंट में रिलीज़ हुई थी, रिसेंट नहीं 1-2 साल पहले, जब भी हुई हो, देखिए. उसमें तुमने एक सीन नोटिस किया होगा जब बगीरा फर्स्ट टाइम मोगली को, ठीक है, कहाँ छोड़ देता है? बल्लू के पास. मतलब मोगली खुद बल्लू के पास पहुँच जाता है. एक सांप है का नाम का जो उसको पकड़ लेता है, लेकिन बल्लू से बचा लेता है. तो बल्लू कहता है कि मुझे शहद चाहिए क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और मुझे मेरे वज़न के हिसाब से खाना पड़ता है. तो उसमें एक डायलॉग था, जब मोगली फर्स्ट टाइम छत्ते के पास से हनी एक्सट्रैक्ट करने गया था, तो बल्लू ने कहा था निक्की है, डंक नहीं मारती. लेकिन उन्होंने डंक मारा था. तो बल्लू ने क्या कहा था? नीचे से देखने में पता नहीं चलता कि मादा है या बुढ़िया डंक मारती है. मतलब कि उसको ये नहीं पता था कि अगर फीमेल होगी तो वो डंक मारेगी कि नहीं, लेकिन अगर बुढ़िया होगी तो डंक मारेगी. तो उसको उसके नेचर का में पड़ा था, इसलिए उसने मोगली को आगे भेजा. अगर तुम्हें भी मधुमक्खियों का नेचर पता होगा कि ये क्या करने पे क्या नहीं करती और क्या नहीं करने पे वो करती हैं, तभी तुम मधुमक्खियों को पाल पाओगे. अब ऐसा नहीं है कि तुम गए, मास्क वगैरह पहन लिया, सैनिटाइज़र वगैरह लगा लिया, हाथ में ग्लव्स पहन लिए, एक सिंपल सी मोटी शर्ट पहन ली और चले गए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाले शहद निकालने के लिए कि आओ शहद को निचोड़ के निकाल लेते हैं. तुम शहद को छुओगे तो तुम्हारी मधुमक्खियाँ बैंड बजा देगी. इसलिए सबसे पहले एक ऐसी एनवायरनमेंट चुनो, एक ऐसा हैबिट चुनो बीज के बारे में नॉलेज, जो नेचर के बारे में, बीज के नेचर के बारे में उनको पालने के पहले. दूसरा, एक ऐसी लोकेशन ढूंढो बी हाइव्स के लिए जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या मिल सके? फ्लावर, क्योंकि वो फ्लावर के नेक्टर से ही हनी बनाती है. तीसरा, उनकी कैचिंग और हाइविंग का ध्यान रखो. चौथा, उनके बी हाइव्स को डिफरेंट सीजन्स में मैनेज करना सीखो. अब पतझड़ का मौसम आ गया, तुमने मस्त फूल पत्ती वाले इलाके में बीज को पाल रखा था, फूल पत्ती झड़ गए, अब क्या बीज को मरवाओगे? नहीं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्लान करोगे. अलग से आर्टिफिशियली कुछ पौधे बाहर से इंपोर्ट करवा के, आर्टिफिशियली मतलब नेचुरली सॉइल में उगाने की जगह जो उगाए पौधे आते हैं उनको उठा के तुम गाड़ दोगे सॉइल में. पानी आनी देना ये काम तुम्हारा रहेगा. ठीक है, यानी कि डिफरेंट सीजन्स में बी हाइव्स को मैनेज करना. और पांचवा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीज को हैंडल करते हुए उनसे हनी का एक्सट्रैक्शन करना. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम ध्यान में रखते हुए करोगे. और इंडिया में सबसे कॉमन
जो स्पीशी पाई जाती है बीस की वो है एपिस इंडिका। आप बी कीपिंग को पढ़ लेते हैं। बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव of honey bee for the production of honey. It has been an age-old cottage industry. Honey is a food for high nutritive value and also find use in the indigenous system of medicine. Honeybee also produce bee wax, which find many uses in industry such as in the preparation of cosmetic and polishes of various kind. Increased demand of honey has led to large-scale beekeeping practice. It has become an established income-generating industry, whether practiced on a small or large scale. Beekeeping can be practiced in an area where there are sufficient bee pasture of some wild shrubs, fruit orchards, and cultivated crops. There are several species of honeybee which can be reared. Of these, the most common species Apis indica. Beehive can be kept in one's courtyard, on the veranda of the house, or even on the roof. Beekeeping is not labor intensive. Beekeeping, though relatively easy, does require some specialized knowledge, and there are several organizations that teach beekeeping. Following points are important for successful beekeeping. First, knowledge of nature and habit of bee. Second, selection of suitable location for keeping the beehives. Third, catching and hiving of swarms मतलब group of bees. Fourth, management of beehives during different seasons. And fifth, handling and collection of honey and of bee wax. Bees are the pollinator of many of our crop species also, which we have already learned in the chapter number 2, that is sexual reproduction of flowering plants such as sunflower, brassica, apple, pear. Keeping beehive in crop field during flowering period increase pollination efficiency and improve the yield, beneficial both from the point of view of crop yield and honey yield. ठीक है, चलो अब बात करते हैं फिशरीज की। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। फिशरीज को अपन सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें समझने लायक उतना कुछ खास नहीं है। सिर्फ इतना है कि पहले फ़िश को एग के फॉर्म में किसी और कंटेनर में रखा जाता है, फिर जब वो फ्राई बन जाती है यानी कि छोटी छोटी फ़िश, उनको एक बड़े कंटेनर में फ़िश शिफ्ट कर दिया जाता है, और जब वो मैच्योर फ़िश हो जाती है तो उनको पूल्स या पॉन्ड्स या रिवर्स में जो है तो रिलीज़ कर दिया जाता है। दैट्स इट। फिशरीज is an industry devoted to the catching, processing or selling of fish, shellfish or other aquatic animal. Large number of our population is dependent on fish product and other aquatic animal such as prawn, crab, lobster, edible oyster, etc. for food. यहाँ तक कि फिश ही है जिनकी वजह से मैक्सिमम लोगों को कारोबार मिलता है, यानी कि जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, उनको। Some of the freshwater fish which are very common include catla, rohu and common carp. Some of the marine fish that are eaten include hilsa, sardines, mackerel and pomfrets. Find out what fish are commonly eaten in our area. तुम्हारे यहाँ कौन सी खाई जाती है कॉमनली, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब शार्क वगैरह खाते होगे तो वो इंक्लूड मत करना, इतना भी हम फिश लविंग नहीं है। फिशरी हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। फिश का इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट, यानी कि समुद्री तट के पास वाले। फॉर मैनी इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ their livelihood. In order to meet the increasing demand of fishery, different techniques have been employed to increase production. For example, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plant and animal, both freshwater and marine. This has led to the development and flourishing of the fishery industry and has brought a lot of income to the farmer in the particular and the country in the general. We now talk about blue revolution as being implemented along the same line as green revolution. ठीक है, इसी के साथ हमारा जो पहला वाला टॉपिक था दैट इज एनिमल ब्रीडिंग, ये होता है ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग, जिसके अंदर प्लांट्स की ब्रीडिंग कैसे की जाती है उसको चेक करेंगे। तो ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना
चैनल के नीचे कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो यार। सेंचुरी के लिए रुका हुआ हूँ मैं, ठीक है। तुम लोगों ने 84 भी अटका के रखा है 6 महीनों से, चलो कोई बात नहीं। और जैसे कि तुम्हें पता है 10th से लेकर 12th तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे ही नाम की प्लेलिस्ट विक्रमादित्य राव पे डाल दी गई है। ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट से जो चाहिए जैसा चाहिए वहाँ जाके देख लो। ऑडियो बुक, वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल है। अगर स्पेसिफिकली किसी चैप्टर की जो है तो तुमको वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है, हर चैप्टर की अलग अलग, उसमें जाके तुम चेक कर सकते हो। और क्लास 12th और 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट बन चुकी है, क्लास 12th ऑडियो बुक एंड क्लास 11th ऑडियो बुक के ही नाम से। 11th के जो चैप्टर्स हैं जो अभी तक ऑडियो बुक्स में डल चुके हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ह्यूमन फिजियो के सारे डल चुके हैं, बॉडी फ्लूइड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लोकोमोशन, मूवमेंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड एवोल्यूशन विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डल चुका है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वीडियो मैं डाल दूंगा जल्दी, उसमें भी और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं उसके डिटेल तरीके से ऑडियो बुक को तैयार कर रहा हूँ विद सम इंटरेस्टिंग एनिमेशन एंड सम पिक्चर्स ऑल्सो, जो कि मतलब इजीली समझ में आ जाए, एक बार में क्लियर कट प्रिंट हो जाए दिमाग में, इस तरीके से, ठीक है। बाकी जो स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, इसके बाद कंटिन्यूशन में जो है चैप्टर आते रहेंगे। स्ट्रेटजीज़ के बाद अपन करेंगे माइक्रोब्स, उसके बाद बायोटेक, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन वाले, और लास्ट में जो अपने 3 बचेंगे, ठीक है। और जैसे कि तुम्हें पता है क्लास 10 से लेकर 12th तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पर ऑलरेडी मिलते हैं, तो वहाँ जाके उन्हें तुम एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम सारामन, बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर। और जैसा कि तुम्हें पता है मेरी इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी बन चुकी है विक्रमादित्य राव के नाम से, तो वहाँ जाके भी तुम कई जो है इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं इनको देख सकते हो, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट इमेजेस भी हैं उन्हें भी देख सकते हो, शॉर्ट्स हैं, सब डले हुए हैं, इनको भी जाके तुम एक्सेस कर सकते हो। और वहाँ जाके मुझे प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। 68 फॉलोअर्स हैं, मैं खुद 160 को फॉलो करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साइमन, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।